हो गया हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा साउंड सिस्टम में इश्यू आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। राइट। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि पिछली वाली क्लास में हम कृषि विपणन प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। और जो भारत की कृषि विपणन प्रणाली है उसमें कई तरह की कमजोरियां हैं जिनके बारे में विस्तार से हम आज की क्लास में बात करेंगे। उन कमजोरियों के कारण जहां किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती है, वहीं उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। कोई भी खाद्य वस्तु या कृषि फसलों के लिए उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। और ये हम पिछली क्लास में एक डायग्राम बना के देख चुके थे कि कृषि विपणन प्रणाली से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कृषि उत्पादकता पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, और दूसरा खाद्य मुद्रास्फीति पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये पिछले वाली क्लास में हम लोग कर चुके थे। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली में क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे हम जज करें कि ये मार्केटिंग सिस्टम एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा है। तो उसके लिए पहली शर्त मैंने आपको बताई थी कि प्राथमिक उत्पादक कृषि के मामले में प्राथमिक उत्पादक किसान हुआ, इसको बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल रिटर्न। जिसको मैंने बोला था संभावित श्रेष्ठ प्रतिफल, हिंदी में जो लिखा था। बेस्ट प्रतिफल मिलना चाहिए, किसान को सबसे बढ़िया रिटर्न मिलना चाहिए टोटल वैल्यू चेन में। जो मैं आपको बता रहा था कि वैल्यू चेन यानी मूल्य श्रृंखला होती, सब चीजें मैंने समझा रखी है। पूरी मूल्य श्रृंखला में किसान को सबसे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ये एक पहली विशेषता ये होती है या गुण होता है एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली में। दूसरा गुण होता है कि जो उपभोक्ता कीमत देते हैं, कंज्यूमर जो कीमत देते हैं और किसान को जो कीमत मिलती है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस होने का मतलब ये हुआ कि बीच में बिचौलिया है और दलाल हैं, तो इस तरह से वो अच्छा नहीं माना जाता है उपभोक्ता के लिए भी और किसान के लिए भी। उपभोक्ता को महंगा सामान मिलता है और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए, कृषि वस्तुओं की उपभोक्ताओं तक उसे राइट समय पर पहुंचाया जाए और गुणवत्ता में कोई लॉस नहीं। क्योंकि कृषि वस्तुएं नाशवान होती है, इसलिए उसमें क्वालिटी लॉस होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो उनको समय पर डिलीवर करना ताकि उपभोक्ता को वही क्वालिटी मिले जो वो सोच रहा था। इस तरह से हम तीन बातें देखकर एक अच्छी कृषि विपणन प्रणाली को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे किसानों को भारत में कृषि वस्तुओं का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पाता है, उसकी क्या क्या वजह है, क्या बाधाओं का सामना करना पड़ता है उसे। 2020 के मेंस पेपर में भी इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। इसी चीज को आप यूँ भी कह सकते हो कि हमारे देश की जो मार्केटिंग सिस्टम है एग्रीकल्चर का, उसमें क्या समस्याएं या कमजोरियां हैं, या आप यूँ भी कह सकते हो कि किसानों को अपना माल बेचने में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो आप अपनी नोटबुक में अगला हेडिंग लगा लें, भारत में किसानों को
अपने माल के विपणन में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? ये मैंने सवाल का ही हेडिंग लगा दिया, कौन सी बाधाओं ऑब्लिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये मेंस 2020 में आया हुआ है। एक तरह से प्रश्न सोल्व भी हो जाएगा ये, और ये हमारा हेडिंग भी है, या इसी बात को हम यूँ कह सकते हैं क्या भारत की कृषि विपणन प्रणाली की मुख्य कमजोरियां ओब्लिक कमियां ओब्लिक समस्याएं। इसी चीज को घुमाकर यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में वीकनेसेस क्या हैं, कमजोरियां क्या है, कमियां क्या है, शॉर्ट कमिंग्स मतलब कमियां, या प्रॉब्लम्स क्या है, या किसानों को कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये भी पूछ सकते हैं। दोनों बातों का उत्तर एक ही जैसा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो लिखेंगे भंडारण की समस्या या भंडारण की कमी। तो आपको पता है कि भारत में भंडारण का बहुत बड़ा इश्यू है, और छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास माल को रखने की क्षमता नहीं है, माल को रख नहीं पाते हैं, स्टोर नहीं कर पाते हैं, और जैसे फसल कटती है तो उनको माल को बेचना पड़ता है, फसल कटने के तुरंत बाद माल को बेचना पड़ता है। तो इससे उनको कीमत कैसे सही मिलेगी? और आप ये तो समझे कि फसल कटाई का जो समय है, थोड़ा एकाग्र होकर आप पढ़ाई करें, फसल कटने का समय लगभग एक ही जैसा होता है ना, एक क्षेत्र के अंदर तो लगभग 2 4 5 दिन 10 दिन आगे पीछे सभी लोग एक साथ फसल काटते हैं। नतीजा क्या होता है कि डिमांड की तुलना में सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मतलब डिमांड और सप्लाई को अगर आप देखें तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। कब ज्यादा होती है? ये फसल कटाई के बाद। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? कीमत कम हो जाएगी। जबकि हमने पढ़ा कि किसानों को सबसे बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए, तो बेस्ट रिटर्न कहाँ मिल पा रहा है? भंडारण की कैपेसिटी नहीं होने की वजह से। तो एक जो प्रॉब्लम किसानों को फेस करनी पड़ती है कि भंडारण नहीं होने की वजह से उनको माल बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है फसल कटाई के बाद, और कीमत नीचे आने लगती है। तो एक प्रॉब्लम जो किसानों को फेस करनी पड़ती है या बाधा का सामना करना पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे भंडारण की कमी है इंडिया के। तो एक प्रॉब्लम ये हुई। दूसरा, माल को लंबे समय तक नहीं रख पाना। ऐसा क्यों होता है? आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण।
जो अधिकांश किसान हैं एट्टी 86% लघु और सीमांत प्रकार के हैं। लघु और सीमांत प्रकार के हैं, छोटे छोटे किसान हैं। सीमांत किसको कहते हैं, लघु किसको कहते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ऐसे किसान जिनके खेतों की साइज 1 हेक्टेयर से कम है सीमांत किसान कहलाएंगे, और ऐसे किसान जिनकी खेतों की साइज 2 हेक्टेयर से कम है वो लघु कृषक कहलाएंगे। ऐसे 86% है। और साहूकारों पर उनकी निर्भरता रहती है, जो मनी लेंडर्स होते हैं। तो वो तकादा करते हैं। तकादा का मतलब होता है कि पैसे की वसूली करना। और साहूकारों को सब पता रहता है कि फसल अब कट रही है। वो घूमते रहते हैं, सुबह सुबह किसानों से संपर्क करते हैं, मॉर्निंग में अपने घर से चले जाते हैं बही खाता हाथ में लेकर, और उनको कहते हैं कि भाई अब ये माल जो है इसको या तो मुझे बेचो या मेरा पैसा दो। तो ये किसान की माली हालत या आर्थिक स्थिति खराब है, और जो पैसा लिया हुआ होता है खाद बीज और अन्य चीजों के लिए, या कोई दूसरे काम होते हैं, मृत्यु भोज, विवाह वगैरह, इन सब चीजों में भी वो साहूकारों से पैसा लेते हैं। तो साहूकार उनको वसूली करने के लिए वो लगातार वेट करते हैं कि अब फसल पकने वाली है, फसल पकने वाली है। उनको पता होता है कि अब ये तैयार हो गई है फसल, तो हम इसके पास जाते हैं और वसूली करते हैं। तो ऐसे हाल में भी फिर उनको क्या करना पड़ता है, माल को तुरंत बेचना पड़ता है। जब आप तुरंत बेचोगे, लंबे समय तक पड़े नहीं रखोगे, एक साथ माल नहीं बेचना चाहिए, समय में विभाजित कर दो, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करो। होता क्या कि हमारे किसान फसल कटने के तुरंत बाद उसको बेचना चाहते हैं, जिससे कीमत नीचे आती है। मैंने आपको निवेदन किया कि फसल सभी लोग लगभग एक ही सीजनल है ना ये सारा कुछ, बल्कि जैसे हम कहेंगे खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, तो उनका एक टाइम है। तो पूरे इंडिया में वो 10-15 दिन के गैप में सभी लोग एक ही समय पर काटते हैं, जिसके कारण मंडियों में हर जगह पर ज़्यादा माल आता है, तो कीमत नहीं आ पाती है। और दूसरा, दो कारण बन जाते हैं, भंडारण भी नहीं है और माल को लंबे समय तक आप रख भी नहीं पा रहे हो। तो ये दो समस्याएं दिख रही है आपको। तीसरा लिखिए। परिवहन सुविधाओं की कमी। तो ट्रांसपोर्टेशन के साधन पर्याप्त नहीं है हमारे देश में। तो कई सारे गांव हैं वो रेलवे से नहीं जुड़े हुए हैं, रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं, बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह में सड़कें बनी है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस सही नहीं है। तो परिवहन ट्रांसपोर्ट लिंक बनाता है ना मार्केट तक। बिना ट्रांसपोर्ट के क्या ग्लोबलाइजेशन सोच सकते हो? क्या बिना ट्रांसपोर्ट के आप कम्युनिकेशन के ग्लोबलाइजेशन सोच सकते हो? एक बड़ा मार्केट बनाना हो तो मार्केट से लिंक होना चाहिए, और लिंक ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण रूप से बनाता है। इसीलिए अब बहुत दूर मंडियां पड़ जाती है, सड़कें प्रॉपर नहीं है, माल की लोट भी कम होता है, तो उनको ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है। हमारे देश में स्लो मूविंग व्हीकल्स का भी गांव में ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे जुगाड़ का नाम आपने सुना होगा, जुगाड़ बनाते हैं लोग। एक इंजन होता है, क्रिलोस्कर इंजन का नाम आपने सुना होगा, जिससे पानी निकालते हैं, डीजल से चलता है वो क्रिलोस्कर इंजन। उसको लकड़ी के एक स्ट्रक्चर पे रखकर 4 टायर लगा देते हैं, और उससे एक जुगाड़ नाम की एक चीज बनती है गाँवों के अंदर। अब वो धीरे धीरे चलता है, माइलेज उसका नहीं आ पाता है। उसके पीछे जो ट्रॉली होती है, तो वो उसमें ज़्यादा सामान नहीं रख सकते आप, इसलिए लोकल व्यापारी को माल बेचना उसकी मजबूरी हो जाता है। तो परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण उसको एक बड़ा मार्केट नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक इश्यू है।
चौथा आप लिखेंगे बाजार सूचनाओं की कमी। ये बाजार सूचना अशिक्षा और अन्य कारणों से होती है। किसानों में शिक्षा की कमी है। कोई भी है, जैसे रूस यूक्रेन का मामला है और आपने अखबारों में पढ़ा है कि ये मैटर होने के बाद गेहूं के रेट बढ़े हमारे भारत के अंदर, क्योंकि रूस यूक्रेन एक अच्छा सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, तो उसके माल की मूवमेंट को रोक रहा था रूस। तो ये सारी चीज़ों के कारण इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं वगैरह की कीमतें बढ़ी। लेकिन क्या किसान इस बात को समझ पा रहा है कि उसे अपना माल अपने पास रख लेना चाहिए, वेट करना चाहिए? ये सब चीज़ें वो नहीं समझ पाता है। कोई भी घटना का आगे का क्या फर्क पड़ेगा ये अनुमान वो नहीं लगा पाता है, शिक्षा की कमी वगैरह की वजह से। तो बाजार की सूचना जब तक आपको नहीं मिलेगी तो आप कैसे अपना डिसीजन लोगे प्रॉपर? गलत डिसीजन हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि किसान को राइट कीमत नहीं मिल पाती या उसको अपने माल को बेचने में प्रॉब्लम होती है। पांचवा आप लिखेंगे दलालों की अधिक संख्या। 5 से 6 दलाल होते हैं औसत रूप से। कृषि वस्तुओं के विपणन में। तो 5 से 6 दलाल बहुत ज्यादा संख्या है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको ये कभी नहीं कहना कि दलाल होने नहीं चाहिए। दलाल या बिचौलिया भी जरूरी होता है, ये ध्यान रखिए। इससे बाजार का निर्माण होता है। दलाल नहीं होगा तो मालूम नहीं चल पाएगा ना कि माल को किसको उसकी आवश्यकता है, कहाँ माल की उपलब्धता है, उसको मैच कराता है। अगर प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता है, जैसे आप दिल्ली में आओगे, आपको रेंट के लिए यहाँ रूम लेना पड़ेगा, तो दिल्ली में यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जिनको ये पता होता है। आप जाके उनको बताते हो कि सर मेरे को इस तरह का मकान चाहिए, तो वो बताएगा आपको कि ये ऑप्शन है आपके पास। और मकान मालिक भी उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो तुरंत आपका काम हो सकता है, मकान मालिक का भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। और वरना आपको कैसे पता लगेगा कहाँ पर खाली है? आपको एक के घर में जाके पता लगाना पड़ेगा कि क्या रूम खाली है, या जहाँ पर टू लेट लिखा हुआ हो। कई लोग नहीं भी लिखते हैं। तो ये बहुत, तो दलाल तो जरूरी होता है लेकिन दलाल ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उनके कमीशन वगैरह का रेगुलेशन होना चाहिए। दलाल तो समाज में भी होते हैं। सगाई संबंध कैसे होते हैं आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे ना। बीच में कोई ना कोई तो रहता ही है, चाहे रिश्तेदार ही हो बीच में। उससे ट्रस्ट पैदा होता है। बीच वाला कहता है कि मैं हूं बीच में, आप चिंता मत करो, आप अपनी लड़की दे सकते हो इनको, या अपना लड़के का विवाह कर सकते हो इनकी लड़की के साथ, हम हैं। कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप हमें बताना। तो ये जो सिस्टम होता है इंटरनेशनल मैटर्स में भी हम देखते हैं। कई बार अमेरिका वगैरह की ओर से भारत को ऑफर आता है कि आपके कश्मीर डिस्प्यूट में क्या हम बीच बचाव करें। वो एक अलग बात है कि भारत कहता है कि कश्मीर हमारा है, इसमें डिस्प्यूट है ही नहीं, तो बचाव की बात ही क्या है। तो हर जगह भारत का शेयर मार्केट जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी, मतलब शेयर मार्केट में भी एक दलाल कंपनी बीच में रहती है। भले ही आप इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से लेन देन कर सकते हो, अपने हाथ से कर सकते हो, फिर भी एक दलाल कंपनी बीच में रहती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। कल को आपसे कोई गलती हो गई तो आपकी तरफ से कौन जाएगा? तो मुंबई के अंदर वो दलाल कंपनी के ऑफिस होते हैं, सेबी के कार्यालय में वो जाते हैं, आपकी तरफ से वो बात करते हैं, रेगुलेशन उनके रूट से होता है आपका। इसलिए कभी ये मत कहिए कि दलाल होने नहीं चाहिए। दलालों की अधिक संख्या एक प्रॉब्लम है।
सब लोग अपना अपना कमीशन खाते हैं, जिससे सामान भी महंगे हो जाते हैं और किसान को भी कोई फायदा नहीं हो पाता है खास। 6 लिखेंगे आप, मंडियों की कम संख्या। तो मंडियों की कम संख्या में एक फिगर है हमारे पास, औसत रूप से 12 किलोमीटर पर एक मंडी है भारत में। तो ये ज्यादा माना गया है ये दूरी। तो राष्ट्रीय किसान आयोग, माननीय स्वामीनाथन सर, जिनका देहांत हो गया स्वर्गीय, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग बना था। मैंने बोला था 2004 में बना था, 6 में रिपोर्ट आई थी। उन्होंने लिखा उसमें कि 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंडी होनी चाहिए। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंडी हो, कम से कम। ये किसने बोला? राष्ट्रीय किसान आयोग। पांच किलोमीटर की दूरी पर एक मंडी होनी चाहिए कम से कम। ज्यादा हो तो क्या प्रॉब्लम है? तो 12 किलोमीटर की दूरी पर नजर आ रही है भारत में औसत रूप में एक मंडी। तो मंडियों की संख्या कम है हमारे देश में, ये भी एक इश्यू है। मार्केट नहीं मिल पाता है किसान को। 7वां लिखेंगे आप, देखिए मंडियों में व्यापारियों द्वारा कई प्रकार से शोषण किया जाता है। ये शोषण किस किस फॉर्म में होता है? आढ़त लेते हैं। आढ़त का मतलब होता है कमीशन। जो व्यापारी होते हैं मंडियों में, वो कमीशन लेते हैं, उसको आढ़त कहते हैं। इसलिए कई बार इनको आढ़तिया आढ़तिया ऐसा करके भी बोला जाता है जो व्यापारी होते हैं। दूसरा, वो तुलाई के चार्ज लेते हैं। तोलने के चार्ज अलग से लेते हैं। माल को उतारने के लिए पल्लेदारी लेते हैं। फिर उसमें अगर कोई कचरा है, धूल कण वगैरह है, उनके लिए गर्दे के नाम से कटौती करते हैं। अगर 100 किलो माल है एक बोरी के अंदर, 1 क्विंटल की बोरी है, बोरा है, बोरी है, जो भी आप बोलते हो अपनी भाषा में, व्यापारी कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डस्ट है, मिट्टी है, कचरा है, तो वो कहते हैं कि इसमें 10 किलो हम कटौती काटेंगे, 90 kg ही मानेंगे इसे। तो ये भी तो एक प्रकार का शुल्क जैसा हो गया किसान के लिए। तो इन इन नामों से वो व्यापारी क्या करते हैं? शोषण करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं, जो मंडियां होती है उनके अंदर। और 8वां लिखिए, मंडी प्रशासन द्वारा कई प्रकार के शुल्क और कर लिए जाते हैं।
जैसे विपणन शुल्क, इसको मार्केटिंग फीस कहते हैं। मंडियों की मेन इनकम इससे होती है, विपणन शुल्क। ग्रामीण विकास शुल्क, एक निराश्रित शुल्क भी होता है। एक परचेज टैक्स होता है, क्रैक कर। वैट आदि। इस तरह के विपणन शुल्क, ग्रामीण विकास शुल्क, निराश्रित शुल्क, कई मंडियों में देखा गया ये शुल्क वसूलते हैं जिसको निराश्रित शुल्क कहते हैं। बेसहारा लोगों के लिए उस मंडी कहती है कि हम खर्च करेंगे, उस नाम से लेते हैं। अलग अलग नामों से ये शुल्कों की वसूली करते हैं, करों की वसूली करते हैं। ये भी एक समस्या है मार्केटिंग के अंदर। नौवां लिखिए, मंडियों में मल्टीपल, एक बार इंग्लिश में लिखिए, मल्टीपल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस। तो हम हिंदी में कहेंगे विपणन शुल्क का बहुबिंदु आरोपण। मंडियों में मल्टीपल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक मंडी है, ध्यान से देखिए, जैसे कि ये मंडी है और माल आ रहा है मंडी के अंदर, कोई किसान लेके आ रहा है, ये माल के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब मंडी में विपणन शुल्क लगेगा। इससे अलग अलग व्यापारियों की रूट से माल जाता है। ए नाम का व्यापारी, बी नाम का व्यापारी, सी नाम का व्यापारी, डी नाम का व्यापारी। जितनी बार ये माल सेल होगा, एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे, उतनी बार ही विपणन शुल्क लगेगा, हर एक बार। इसको हम कहते हैं बहुबिंदु आरोपण। लोग कहते हैं कि एक एक मंडी में एक बार माल चला गया तो उसका एक ही बार लगना चाहिए। अगर उस माल का बार बार लेन देन होता है तो हर बार नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुबिंदु आरोपण एक तो ऐसे देखा जाता है इसको। दूसरा तरीका इसका ये है कि दो एक ही स्टेट के अंदर एक मंडी ये है, दूसरी मंडी ये है, तीसरी मंडी ये है। का नाम ए है, बी है, सी है। तो कोई माल इसमें प्रवेश किया तो विपणन शुल्क लगा यहाँ पे। फिर किसी कारण से इस माल को यहाँ से निकाल के यहाँ ले जा रहे हैं तो फिर विपणन शुल्क लगेगा यहाँ पर भी।
और फिर इसमें ले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक ही स्टेट के अंदर एक ही स्टेट में ये 3 मंडियां हैं और एक मंडी से दूसरी मंडी में, दूसरी से तीसरी मंडी में, हर बार जितनी बार मंडी चेंज करोगे हर बार विपणन शुल्क लगेगा। इससे मंडियों में जो लिंकेज है वो नहीं हो पाता है। आपको मैंने आर्बिट्रेज पढ़ाया था, आपको याद होगा जब मैं स्टॉक मार्केट आपको बता रहा था। जैसे मान लीजिए एक मंडी ये है और दूसरी मंडी ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और यहाँ कोई चीज 22 रुपए किलो है, यहाँ 20 रुपए किलो है। तो कोई भी व्यक्ति इधर इस मंडी से माल लेके इधर लाएगा क्योंकि ज्यादा रेट है ना इधर, तो फायदा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं जब ये ऐसा लेके करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। हिंदी नहीं होती है इसकी, आप देवनागरी में ये लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। आर्बिट्रेज। और आर्बिट्रेज से बाजारों का एकीकरण होता है। कीमतें एक समान होने लगती है। इसी बाजार में माल की कमी दूर होती है। माल की कमी दूर होती है यानी कम हो जाती है। कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, मैं इसको लिख देता हूँ। बाजारों का एकीकरण होता है, कीमतें एक समान होने लगती है, किसी बाजार में माल की कमी दूर होती है। अब आप देखिए यहाँ कीमत कम और यहाँ ज्यादा है तो यहाँ कमी होगी, तो माल इधर से इधर जाएगा तो सब जगह बंटवारा प्रॉपर होगा ना। लेकिन ये आर्बिट्रेज हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से माल इधर आता है तो कोई कमीशन नहीं, मतलब कोई मंडी फीस नहीं लगती, तब होगा आर्बिट्रेज। अगर 1 किलो पर 2 रुपए मंडी फीस लग जाए तो एक आदमी यहाँ से इधर माल नहीं लेके जाएगा। तो ये मल्टीपल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस की वजह से मंडियों का एकीकरण नहीं हो पाता है, मंडियों की कमियां दूर नहीं हो पाती है, किसी मंडी में ज्यादा रेट किसी मंडी में कम रेट ये होने लगता है। इसको बहुत अच्छे से समझो आप। और जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको छोटे स्तर पर ऐसे समझो आप। इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क क्या पड़ जाएगा कि ये 2 मंडियां हैं, आप इनको 2 कंट्री कह दो, यही बात है ना। बेसिकली सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो, इसलिए मैं कहता हूँ कई बार बच्चों को कि इकोनॉमी नहीं समझ आती है तो अपने घर को देख लो, अपने आप को देख लो, क्यों नहीं समझ आएगी। अब हम कहते हैं कि 2 समानांतर रेखाएं आपस में नहीं मिलती, 2 समानांतर रेखाएं आपस में नहीं मिलती, तो छोटी होगी तब भी नहीं मिलेगी और बहुत लंबा खींच दोगे तब भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी समानांतर रेखाओं को छोटा करके देख लो, छोटे को बड़ा करके देख लो। ठीक उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन को आप अखिल वैश्विक स्तर पे देखते हो ना, क्योंकि आप ग्लोबल शब्द का प्रयोग कर रहे हो। और
कोई बच्चा कहता मुझे ग्लोबलाइजेशन नहीं समझ आता, तो वो एक छोटे भूगोल में समझ ले उसे कि ये अलग अलग मार्केट्स हैं, ये आपस में जुड़ जाएं, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट है ये। तो दोस्तों ये मंडियां आपस में, अब मैंने दो बनाई यहाँ पर, इससे बहुत सारी हो सकती है ना। ग्लोबलाइजेशन की जो स्कोप है, जो उसका एरिया है, वो बहुत वृहत है, बस इतना ध्यान रखो। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब जो जुड़ते हैं, इसको ग्लोबलाइजेशन नहीं कहते। मैंने आपको पहले बता दिया, ग्लोबलाइजेशन इसको नहीं कहते, ये रीजनलिज्म है। आप ऐसे प्रदेशवाद में नहीं रहोगे, ये नहीं सोचोगे कि हमारा पड़ोसी है या इस तरह का। आप इस सोच से ऊपर होके पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज जो हैं उनसे अपना जुड़ाव लेके आओगे, सारे कंट्रीज आपस में, तो ये ग्लोबलाइजेशन की कॉन्सेप्ट बन जाती है। अब एक राष्ट्र यानी कि मान लीजिए ये चीन है और ये भारत है, तो इनके बीच में बाधा क्या बनती है? हम भूगोल को नहीं पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, भूगोल एक बैरियर है, वो नहीं पढ़ा जाता इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि क्या टैक्स लग रहा है, तो इस मंडी के अंदर माल जाएगा तो यहाँ पर विपणन शुल्क लगेगा ना इसमें, तो जाने वाला व्यक्ति ये भी सोचेगा कि वो शुल्क तो मुझे मंडी को देना है, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें, इसलिए वो माल को लेके नहीं जाएगा। वही चीज दो राष्ट्रों के बीच में है। एक किताब में, एक रिसर्च बुकलेट में मैंने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन की ब्यूटी क्या है। हियर मी केयरफुली, आपके लिए ये एक एक शब्द जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते आप, वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते आप कि वो कितना वैल्यू रखता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट क्या है, सप्लाई में जो बाधाएं होती है उनको खत्म करता है, आपस में राष्ट्र जुड़ जाते हैं, तो जहां सप्लाई कम है वहां पर सप्लाई आने लगती है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी चीज की सप्लाई स्मूथ हो जाती है। अब आप देखो कि मंडी से हम ग्लोबलाइजेशन में चले गए और ग्लोबलाइजेशन से मंडी में आ गए। जिस दिन आपको ये आर्ट आ जाएगी, आप समझना है कि आप यूपीएससी को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक ये चीज हुई, मंडी प्रशासन द्वारा कई प्रकार के शुल्क और कर लिए जाते हैं और उसी में हम इस तरह की बातें कर रहे थे। 9 पॉइंट हम लिख चुके हैं और हम 10वें पे आएंगे अब। मंडियों में ग्रेडिंग, सुविधाओं की कमी। समझाऊंगा मैं आपको। मंडियों में ग्रेडिंग सुविधाओं की कमी, तो इसका एक प्रभाव पड़ता है, तो हम कहते हैं किसानों को दड़ा विक्रय करना पड़ता है। आप ऐसे लिखें, दड़ा, ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है एग्रो इकोनॉमिक्स का, दड़ा विक्रय। अंडरलाइन कर दे, दड़ा विक्रय का मतलब होता है ढेर लगाकर माल की नीलामी। ये ढेर कैसे लगता है, ऐसे ढेर बना देते हैं ये। मैं समझाऊंगा, ये ढेर बन गया एक तरह का, और ढेर लगाकर माल की नीलामी करने का जो प्रभाव होता है, तो विभेदात्मक कीमत नहीं मिल पाती है। विभेदात्मक कीमत नहीं मिल पाती है, क्रॉस किया मैंने। अब ये क्या चीज है विभेदात्मक कीमत? हम आलूओं का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आलू का ढेर लगा दिया किसान ने, और बड़ा आलू भी होता है, बीच का आलू भी होता है, छोटे आलू भी होते हैं। ग्रेडिंग में क्या होता है, आप इनको अलग अलग ग्रेड बना लो, बड़े आलू अलग कर दो, बीच के अलग कर दो, बहुत छोटे अलग कर दो, उनकी ग्रेड बना दो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग ग्रेड की चीज की अलग अलग कीमत मिल जाती है।
आपने कई बार फल सब्जी वालों को देखा होगा, जो फल बेचते हैं वो क्या करते रहते हैं, दिन भर फलों को चमकाते रहते हैं, उनकी छटनी करते रहते हैं। कुछ फल जैसे एप्पल है तो अलग तरह की एप्पल ऊपर ही ऊपर रखी हुई है, थोड़ी कम क्वालिटी की बीच में रखी हुई है, उससे कम क्वालिटी की नीचे रखी हुई है। आप उनको पूछते हो कि मेरे को एप्पल चाहिए, तो वो पूछता है आपसे कि आपको कौन सी वाली चाहिए। तो आप पूछते हो उससे कि आप बताओ कि क्या क्या इनमें फर्क है। वो कह रहा है ये वाली एप्पल जो है वो 200 रुपये किलो है, ये 150 वाली है, ये 80 में मिल जाएगी। तो वो ग्रेडिंग कर रहा है, मतलब तो अलग अलग दाम उसको मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं विभेदात्मक कीमत। तब मंडी के अंदर किसान माल लेके जाता है तो छटनी करने का साधन नहीं होता वहां पे कई मंडियों के अंदर, जिसके कारण क्या है कि उसे सारा माल एक साथ करके बोली लगवानी पड़ती है। तब सब एक ही भाव बिकता है ना, फिर ये सब एक ही भाव चले जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है उसके साथ। तो इस तरह से आप ये चीजें बताइए। बाकी मैं एक कानून को पढ़ाऊंगा अभी, उसको एपीएमसी एक्ट कहते हैं, कुछ पॉइंट्स आप उससे भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये बाधाएं हैं जिनका सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। तो आप एक एक लाइन में उनको लिखोगे 10 पॉइंट्स आराम से। वो 150 वर्ड्स कैटेगरी में शायद आया था 2020 का, जो मैंने बोला था आपको कि किसानों को कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो सारे पॉइंट वाइज आपको बता दी मैंने। इसके बाद आप अगला हेडिंग लगाओगे स्टेट एपीएमसी एक्ट। स्टेट एपीएमसी एक्ट, ये आपका अगला हेडिंग है। और इसका फुल फॉर्म करना है, आप करिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी। ये टीटी 2015 में आया हुआ है, एक आधा साल आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, सवाल आया हुआ है। लेकिन टीटी 2015 में आया हुआ था, सवाल क्या था कि भारत में कृषि वस्तुओं का विपणन कौन से कानून के तहत होता है, राइट। तो ये जो एक्ट है, ये की बात किया कृषि वस्तुओं का विपणन, इस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। राज्य से लागू करते हैं, राज्य इसे लागू करते हैं। तो कृषि वस्तुओं का विपणन इस एक्ट के तहत होता है, इस एक्ट के तहत, एपीएमसी एक्ट के, स्टेट एपीएमसी एक्ट के तहत। बिहार ने इसे 2006 में हटा दिया था, राज्यों के ऊपर है। बिहार ने 2006 में हटा दिया, और काय के बाद फ्री होके लेन देन कर सकते हो। बिहार ने बोला 2006 में, नीतीश गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया था। तो आपकी इच्छा है, केंद्र की ओर से कोई दबाव नहीं है इसमें। तो इस तरह से केरल में ये है ही नहीं, ये कानून ही नहीं है, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, तो वो, लेकिन अधिकांश राज्य इस कानून के तहत कृषि वस्तुओं की मार्केटिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। कृषि वस्तुओं का विपणन इस कानून एक्ट के अंतर्गत किया जाता है और राज्य इसे लागू करते हैं, राइट।
तो इस एक्ट के अंदर कुछ इश्यूज हैं। तो अगला हेडिंग चाहो तो आप इसके नीचे इस एक्ट से जुड़ी मुख्य कमियां और मार्केटिंग सिस्टम को समझने के लिए इस एक्ट को, जो बातें मैं बता रहा हूँ इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि और अच्छे से समझ में आएगा कि किसानों को अपनी वस्तुओं के मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है। और अ, मतलब एक जो कानून बैरियर बन जाता है वो भी समझना बहुत जरूरी है। एक ढांचागत बैरियर होता है, जैसे कि हमारे पास सड़क नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, एक लॉ में भी इश्यूज होते हैं। तो आपको लॉ वाली पार्ट समझ में आएगी इसको ठीक से पढ़ने में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इस बात का प्रावधान करता है कृषि वस्तुओं फर्स्ट सेल, यानी कि प्रथम विक्रय, एपीएमसी मंडियों में करना हो। तो इस बात का प्रावधान करता है कि कृषि वस्तुओं का फर्स्ट सेल, तो पहला विक्रय कृषि वस्तुओं का कौन करता है? किसान करता है। तो इससे क्या होता है? मोनोपोली आ जाती है, यानी एपीएमसी मंडियां एकाधिकारी स्थिति में आ जाती है। मोनोपोली, और ये ध्यान रहे कि हम किसी एक स्टेट का एपीएमसी एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। हम इन जनरल स्टेट एपीएमसी एक्ट कैसा रहा है या कैसा है उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें कोई एक राज्य का नाम नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान रहे। कई राज्य संशोधन करते हैं उसमें और कई चीज़ों का प्रावधान करते हैं, उनमें हम नहीं चल रहे हैं। तो देखिए इस चीज़ को ऐसे समझें आप, जैसे एक क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र की एक ये मंडी है। ये सब किसान हैं, ए बी सी डी ई। नियम क्या कहता है मैं नियम समझा रहा हूँ, व्यवहार क्या कहता है मैं उसमें नहीं जा रहा। नियम तो कहता है आप हेलमेट लगाओ, नियम तो कहता है कि आप चोरी मत करो, नियम तो कहता है कि आप किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी का मर्डर मत करो। नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, सजाएं भी है। तो क्या नियम और कानून और सजाएं होने से क्या हम इस बात का अर्थ निकाल सकते हैं कि नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? क्या नियम के अंदर अंतर्निहित है? ये अंतर्निहित नहीं है। नियम और उनकी अनुपालना दो बातें अलग अलग है। तो आप ऐसा मत कहिए सर हमारे गांव में तो ऐसा है। जैसे भूमि सुधारों को जब हम पढ़ रहे थे तो कई बच्चे लिख के भेज रहे थे हमारे वहां पर अधिया कहते हैं, क्योंकि आधा लिया जाता है तो उसको अधिया कहते हैं। तो कोई कहता, कोई लिख रहा है कि सर हमारे यहाँ पैसे भी ले लेते हैं। मैंने जो भूमि सुधार आपको बताए, काश्तकारी सुधार जो बताए,
वो जनरल फॉर्मेट में बताए, आपके स्टेट में क्या और आपके घर के आसपास क्या हो रहा है ये हमारे विषय का हिस्सा नहीं थी। वही चीज आप यहाँ समझें। जैसे बिहार के बच्चे भी इस क्लास के अंदर है, उनके यहाँ स्टेट एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, तो वो कहेंगे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है सर। तो उसको ध्यान में रख के हम नहीं चल रहे हैं, हम ओवरऑल पूरे भारत को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। तो ये मंडी, इसको एपीएमसी मंडी कहते हैं, मतलब इस मंडी का जो पूरा नाम होता है वो एपीएमसी मंडी होता है। और एपीएमसी एक्ट क्या कहता है कि आप इसी में ले जाके बेचोगे, इसी के अंदर, और कहीं नहीं बेच सकते। जैसे एक पुलिस थाना होता है, तो पूरे एरिया का एक थाना है यहाँ पर, उसी थाने में आपको रिपोर्ट लिखानी है। चाहे थाने की टेबल टूट रही हो, चाहे वहाँ पीने का पानी नहीं हो, चाहे वहाँ लिखने के लिए पेपर नहीं हो, एफआईआर वगैरह लिखने के लिए जाना आपको वहीं पर है। पुलिस वाले भी नदारद हों तो भी वहीं बैठे रहना है। तो एपीएमसी मंडी ये मोनोपोली में आ गई ना, इसी का राज है, क्योंकि इसको पता है कि यहीं जाना है। तो ये किस स्टेटस में आ गई? ये मोनोपोली में आ गई। और जहां मोनोपोली होती है वहां प्रतियोगिता नहीं होती, और जहां प्रतियोगिता नहीं है वहां कुशलता नहीं है। जैसे अब आपको कोई कहे कि भाई आईएएस के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है, बस आपको एग्जाम देना, आप बन जाओगे, तो आप लापरवाह हो जाओगे। वैसे भी हो, प्रतियोगिता होते हुए भी प्रतियोगिता नहीं समझ रहे हो। इकोनॉमिक्स की थ्योरी को ही चुनौती दे रहे हो आप। तो इकोनॉमिक्स तो कहता है कि प्रतियोगिता होने पर कुशलता होती है। इतना सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चारों तरफ पढ़ रहे हैं, आपको तो दिख नहीं रही ना वो सच्चाई। इकोनॉमिक्स कहता है कि मोनोपोली होगी तो प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोगिता नहीं तो कुशलता नहीं, कुशलता नहीं तो संसाधन वेस्टेज हैं आपके, लोग भी खुश नहीं। फिर ऐसे में क्या पूरा बोर्ड भर दूंगा इसमें, लेकिन आप यहाँ तक पढ़ो आप। तो बात समझ आ गई होगी आपको। वहां चाहे बारिश, मतलब कूड़ा करकट भरा हुआ हो, कीचड़ हो रहा हो, पशु घूम रहे हो, मक्खियां भिन भिना रही हो, तो भी आपको यहीं जाना है। भीड़ भाड़ का माहौल रहता है तो भी आपको यहीं पर जाना होगा, और कोई रास्ता है नहीं। ये चीजें भी आप ऐड कर सकते हो ना, जो मैं किसानों के इश्यूज आपको बता रहा था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। एपीएमसी मंडियों में कुछ व्यापारियों का अल्पाधिकार, ऐसे शब्द लिखो आप वहां पर यूपीएससी में। अल्पाधिकार, अल्पाधिकार को ओलिगोपोली कहते हैं। एपीएमसी मंडियों में कुछ व्यापारियों का अल्पाधिकार रहता है। कार्टेल बनाकर किसानों को सही कीमत नहीं देते हैं। कार्टेल बनाकर। अल्पाधिकार किसको कहते हैं? जहां विक्रेताओं की संख्या, कोई भी सर्विस देने वालों की संख्या कम होती है। व्यापारी भी तो सर्विस देते हैं ना, आपका माल बेचने खरीदने का काम करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर हुए, उनकी संख्या कम रहती है मंडियों के। कम क्यों रहती है वो मैं बता दूंगा आपको। तो जब संख्या कम रहती है और व्यापारी समझ जाते हैं कि हम आपस में प्रतियोगिता करेंगे तो हमें नुकसान होगा, तो वो संघ बना लेते हैं। जैसे आपने
नाम सुना होगा, महासंघ, व्यापारियों का महासंघ, फलानी मंडी के व्यापारियों का संघ। जैसे दिल्ली में एक मंडी है आजादपुर मंडी, आजादपुर मंडी व्यापार मंडल, ऐसे व्यापार मंडल, इस तरह से नाम सुने होंगे आपने। ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक सहमति सी बना लेते हैं कि ये मेरा किसान है तो तुम टच नहीं करोगे इसे। हरिद्वार के अंदर जो पंडित होते हैं, आप इधर से राजस्थान से, इस साइड से राजस्थान और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश वगैरह, ये स्टेट्स से पंजाब हरियाणा वगैरह, ये मतलब हरिद्वार की तरफ जाते हैं। खास तौर से हम लोग तो जाते हैं जो राजस्थान के हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार हमारा पंडित कौन सा होगा ये पहले से फिक्स है। जैसे यात्री बस से उतरेगा या किसी से, तो पंडित मिल जाते हैं वहां पर कि आप कहाँ से हो, कि मैं फलाने स्टेट से हूँ, जिला कौन सा है, कि ये है। तो आपका कर्मकांड मैं नहीं कराऊंगा, फलाने पंडित जी कराएंगे। वो बता देगा एड्रेस कि वहां चले जाओ आप। तो पंडितों में कंपटीशन कहाँ रहा फिर। अब वही पंडित कराएगा और आप वहां जा चुके हो, किसी और को नहीं कर सकते, तो जो वो चार्ज बताएंगे वो आपको देना पड़ेगा। वही चीज हो रही है यहाँ पे। षड्यंत्रकारी समूह को कार्टेल कहते हैं। जो आप नाम सुनते हो ना, ओपेक, ओपेक प्लस, ये भी कार्टेल है, ये इंटरनेशनल लेवल के कार्टेल है। अल्पाधिकारी जो मार्केट है वो भारत में किस किस जगह देखने को मिलता है, आपको कोई एग्जाम्पल पूछे तो ज्यादातर जहां पर बहुत धन की आवश्यकता होती है वहां अल्पाधिकार आ जाता है, कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। जैसे बड़ा स्टील प्लांट लगाना हो, ज्यादा कैपिटल चाहिए। आपको भारत में स्टील के बड़े बड़े उद्योग कम दिखेंगे संख्या में, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल, इस तरह के कुछ होंगे। पावर में कंपनियां आपको कम दिखेगी, हवाई जहाज में कंपनियां कम दिखेगी, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन वगैरह में कम दिखेगी, टेलीकॉम में कम दिखेगी। ये जितने एरिया में बोल रहा हूं वहां ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो भी अल्पाधिकार हो जाता है। कई बार अल्पाधिकार इसलिए भी हो जाता है कि कैपिटल तो ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो मंडियों में काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, एपीएमसी मंडियों में लाइसेंस वाले व्यापारी ही कार्य कर सकते हैं। और लाइसेंस को लेकर कई सारे इश्यूज हैं, बड़ी शर्तें होती है। कड़ी शर्तें होती है, अवधि कम होती है। तीसरा, वस्तु और मंडी विशिष्ट होते हैं। कड़ी शर्तों में एक शर्त है, मंडी में दुकान होनी चाहिए। अब कोई भी व्यापारी लाइसेंस ले तो कैसे ले, मतलब लाइसेंस वाले ही काम कर सकते हैं पहले, तब लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तो उसमें कड़ी शर्तें होती है, जिसमें एक शर्त क्या है कि मंडी में दुकान होनी चाहिए। तो मंडियां बहुत पहले से ही चल रही है, उन मंडियों में दुकानें मिलना बहुत मुश्किल है जो पहले के व्यापारियों के पास वो दुकानें हैं। अच्छा, आप दुकान ले भी लो तो आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। ये बहुत बड़ी शर्त मानी गई है। तमिलनाडु वगैरह में लाइसेंस 1 साल में खत्म हो जाता है, टाइम 1 साल का ही है।
फिर से इसको रिन्यू कराओ, एक प्रॉब्लम है। फिर फीस दो और फिर उसको रिन्यू कराओ, और रिन्यू नहीं हुआ तो वो भी दिक्कत है। लाइसेंस वस्तु और मंडी विशिष्ट है। अगर आप अनाज का लाइसेंस मिला हुआ तो उससे फल और सब्जी का नहीं कर सकते। वस्तु विशिष्ट का मतलब क्या है? यही है जो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। और अगर आपको किसी एक मंडी का लाइसेंस है तो उस मंडी के लाइसेंस के आधार पर दूसरी मंडी में काम नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो नए व्यापारियों का प्रवेश नहीं हो पाता है, और कंपटीशन बढ़ाने के लिए नए लोग आने चाहिए। पहले वाले ही व्यापारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते रहते हैं। तो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता या ऐसा स्टेटस लाने के लिए नए लोगों का प्रवेश आसान हो। उदारीकरण में हम क्या करते हैं, आप समझें इस चीज को। ग्लोबलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, उदारीकरण में कई बातें हैं, लेकिन एक बात क्या है कि लाइसेंस वगैरह लेने की आपको जरूरत ना पड़े। हमने औद्योगिक लाइसेंसिंग को हटाया ना भारत में, कुछ एरिया में ही लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे आपको कोई एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री खोलनी हो, मतलब विस्फोटक की कोई फैक्ट्री लगानी हो, पटाखे हो या फिर माचिस हो या कोई और चीज हो, औद्योगिक विस्फोटक का अगर आपको प्रोडक्शन करना है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस डिफेंस में काम कर रहे हो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। खतरनाक रसायन का कोई प्रोडक्शन है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिगरेट सिगार वगैरह की टोबैको रिलेटेड आइटम्स के लिए लेना पड़ेगा, और शराब की उत्पादन करना चाह रहे हो तो उसके लिए लेना पड़ेगा। केंद्र के पास 4 टॉपिक हैं और राज्य के पास एक टॉपिक है शराब का। ये सारे थोड़े से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें चिंता रहती है सरकार को, इसलिए यहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता है। बाकी चीजों में कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो उदारीकरण आया ना हमारे भारत में कि आपको लाइसेंस नहीं लेना है। तो हम कृषि में उदारीकरण क्यों नहीं करते? आप टॉपिक्स को ऐसे जोड़ के पढ़ोगे तो आपका इकोनॉमिक्स एकदम आसान हो जाएगा। तो लाइसेंस वाले व्यापारी ही कार्य कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर समस्याएं लाइसेंस को लेकर वो मैंने आपको बताई। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट लेंगे, स्टेट एपीएमसी एक्ट। प्रत्यक्ष विपणन, को अनुमति नहीं देता है। तो प्रत्यक्ष विपणन क्या है, मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, फार्मर और कंज्यूमर सीधे जुड़ जाते हैं आपस में। फार्मर और कंज्यूमर सीधे जुड़ जाते हैं, कोई बिचौलिया नहीं है। मतलब नो मिडल मैन। बिचौलिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडल मैन। नो मिडल मैन, कोई बिचौलिया नहीं। ठीक है, सीधा। और डायरेक्ट मार्केटिंग से दो चीजें हो जाती है। फार्मर इनकम और कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस डाउन हो जाती है और फार्मर इनकम बढ़ जाती है। ये साउथ कोरिया का एक एग्जाम्पल अगर हम लें
तो 20 से 30% और 10 से 20%। दक्षिणी कोरिया के केस में एक रिसर्च कहता है कि दक्षिणी कोरिया में जब डायरेक्ट मार्केटिंग को अलाउ किया गया, किसान सीधा उपभोक्ता को माल बेच सकते हैं, तो उपभोक्ताओं को 20 से 30% कम कीमत देनी पड़ रही है। वहीं फार्मर इनकम पहले की तुलना में 10 से 20% बढ़ गई। और भारत का एक रिसर्च है इसी के अंदर, और ये रिसर्च किया था वीपी गांधी और अन्यों के मामले में। अन्य लिख दीजिए, वीपी गांधी और अन्य, इन्होंने मिलके किया, मेन लीडर ये थे। तो 85 to 95.4% भाग किसानों को मिलता है उपभोक्ता कीमत का। F&V के मामले में F&V का मतलब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों के मामले। जो भी मतलब उपभोक्ता देंगे उसका 85 to 95.4% भाग मिल जाएगा। किसको? जो उत्पादक है, किसान है, उसको। किसके मामले में? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जबकि केपीएमजी का एक रिसर्च मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में केपीएमजी का जो रिसर्च है उसमें 12 से 15% ही मिल पाता है, और ये इतना मिलेगा अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग को अलाउ करते हैं तो। लेकिन स्टेट एपीएमसी एक्ट इसकी अनुमति नहीं देता है। इन जनरल कुछ कुछ राज्यों ने छूट दी है, वो एक अलग बात है। तो स्टेट एपीएमसी एक्ट प्रत्यक्ष विपणन को अनुमति नहीं देता है। पांचवा आप लिखेंगे स्टेट एपीएमसी एक्ट संविदा कृषि को अनुमति नहीं। संविदा कृषि किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। संविदा कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है? किसान किसी कंपनी के लिए पूर्व निर्धारित कीमत पर पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी विशेष कृषि फसल का उत्पादन
एक अनुबंध के अंतर्गत करते हैं। तो किसान किसी कंपनी के लिए पूर्व निर्धारित कीमत पर किसी विशेष कृषि फसल का उत्पादन एक अनुबंध के अंतर्गत करते हैं। भारत में संविदा कृषि का पहला जो मामला था वो टमेटो कल्टीवेशन का था, पंजाब में टमाटर की खेती का था, और पेप्सिको कंपनी के द्वारा ये किया गया था। तो ये इंडिया का पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैटर था। तो एक तरफ कंपनी होती है, एक तरफ किसान होते हैं। कंपनी कहती है कि ये फसल आपको करनी है और ये कीमत रहेगी, आपको हमारे लिए माल का उत्पादन करना है। इसको हम कहते हैं संविदा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में संविदा कहते हैं। किसान को फायदा क्या है? पूर्व निर्धारित कीमत मिल रही है। तो लाभ क्या मिलते हैं इसके, इसी पॉइंट में अगर हम देखते हैं, किसानों को निश्चित कीमत, दूसरा कंपनी को कच्चे माल की उपलब्धता, दो फायदे हो गए। सप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी कंपनी को, किसानों को निश्चित कीमत मिलेगी। और तीसरा जो यूपीएससी मेंस में पूछा गया, छोटे खेतों की समस्या से निपटने में मदद। ये वाला जो पार्ट है, ये यूपीएससी मेंस 2015 का एक सवाल था, जो मैंने कहा था कि मैं एक पार्ट को आगे डील करूं। एक पार्ट था कि क्या भारत में खेतों का आकार पतनोन्मुखी है। तो आपको सारे तथ्य दे दिए मैंने कि पतन का मतलब गिर रहा है। तो आपको बोला था कि 2.28 हेक्टेयर 71 में था, 71 में था। 1.41 हेक्टेयर 95-96 में था। 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर ये गिर रहे हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा कि लीजिंग और संविदा कृषि। तो लीजिंग को हमने पढ़ लिया। संविदा कृषि छोटे खेतों की प्रॉब्लम को कैसे दूर करती है? तो इसकी एक वजह होती है कंपनी द्वारा किसानों को सामूहिक रूप से कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसकी वजह से ऐसा होता है क्योंकि कंपनी अलग अलग किसानों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहेगी। वो कहेंगे आप समूह बना लो, मिलके कृषि करो, इससे आपको भी फायदा होगा, लागत कम आएगी और आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। कंपनी बीमा भी कराती है, तो उसको एक एक चक खेत चाहिए होता है। अगर किसानों को फायदा उठाना होता है तो अपने आप खेतों को मिला के काम करेंगे। इस वजह से क्या होता है कि अब आपको कितना सा लिखना है दोस्तों, कितना सा लिखना है आपको? 150। ये क्वेश्चन था, क्या भारत में खेतों का आकार पतनोन्मुखी है? एक भाग ये था, और दूसरा भाग ये था, और 150 वर्ड्स कैटेगरी में था सवाल।
पत्नोन्मुखी के लिए आप लिखिए 75 वर्ड्स। 75 भी नहीं लिखने होंगे, 20 इंट्रो में चले जाएंगे। तो बच्चे कितने, मतलब 55, तो 55 तो आराम से खत्म हो जाएंगे। और इसके अंदर जो 75 वर्ड्स हैं उसमें लीजिंग और संविदा कृषि दोनों के बारे में लिखना है। 40 से ज्यादा जाना ही नहीं है। हो गया ये। क्या इसके अंदर करना है, थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो मेंस हो जाएगा, आपका प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएगा। राइट, तो संविदा कृषि को अनुमति नहीं देती है। ये हमारा 5वां पॉइंट था। 6 लिखिए। एपीएमसी मंडियों में भीड़ भाड़ का माहौल का परिणाम क्या होता है? समय पर माल नहीं बिक पाता है, किसानों को हताशा का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें आप स्टेट एपीएमसी एक्ट के लिए लिख सकते हो। बाकी वो मंडी जो शुल्क लेती है और व्यापारी जो शोषण करते हैं उनको भी ऐड कर सकते हो। उनके नाम मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। 7वां, व्यापारियों द्वारा शोषण के नाम आप जो मैंने लिखे थे वो आप बता सकते हो। और 8वां, मंडी प्रशासन द्वारा कई शुल्कों और करों की वसूली। जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि भाई वेट लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, निराश्रित शुल्क लेते हैं, वो भी मेंशन कर दो। 8 पॉइंट मैंने आपको दे दिए स्टेट एपीएमसी एक्ट के बारे में। तो ये स्टेट एपीएमसी एक्ट है जो कॉमन ढंग से हमने देखा। अब हमारी केंद्र सरकार ने एक मॉडल बनाया। ये मॉडल 2-3 बार बना है कि कोई भी कानून कैसा होना चाहिए, कोई भी राज्य स्तर का एपीएमसी एक्ट में क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या प्रावधान होने चाहिए। तो वो 2003 में एक बनाया था और राज्यों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद फिर एक 2017 में कानून बनाया। उसकी कुछ खासियत हम लोग देखेंगे क्लास के अंदर। तो जो हमारा अगला हेडिंग है वो लगाइए आप, मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017। का फुल फॉर्म करिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये मॉडल लगा हुआ है। मॉडल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट होता है। तो केंद्र द्वारा इसको बनाया गया। प्रस्तावना में हम लिखते हैं
बस लिखिए केंद्र द्वारा दलवाई समिति द्वारा निर्मित। ये कोई पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है दोस्तों, मॉडल है सिर्फ कि राज्यों को जो हम बता रहे हैं ये उनके यहाँ लागू करना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है केंद्र। केंद्र द्वारा लाया गया इसे दलवाई समिति द्वारा निर्मित। तीसरा, राज्य इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो एक मॉडल बनाया, जिससे आप किसी को पूछते हो कि आईएएस की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, वो मॉडल बना देता है। आपके माता पिता बना दे, अध्यापक बना दे, कोई मित्र बना दे, फिर आप उस पर चल रहे हो। बनाने वाला नहीं चल रहा, उस पर आप चल रहे हो। तो वैसा मॉडल है ये, कहने का मतलब। इसमें क्या क्या बातें हैं, प्रस्तावना के बाद हम लिखेंगे। मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं में फर्स्ट लिखिए निजी मंडियों निजी मंडियों को अनुमति। तो ये एक्ट निजी मंडियों की बात करता है, प्राइवेट मंडियां भी होनी चाहिए। एपीएमसी मंडियों के अलावा प्राइवेट मंडियां। दूसरा, किसान किसी भी स्थान पर अपना माल बेच सकते, जरूरी नहीं है कि मंडी में ले जाकर ही बेचें, किसी भी स्थान पर। तीसरा, प्रत्यक्ष विपणन का प्रावधान। ये पढ़ा चुका हूं आपको, प्रत्यक्ष विपणन अलाउ होना चाहिए, ये कह रहा है। कृषि वस्तुओं की ई ट्रेडिंग, को प्रोत्साहन। पांचवा कह रहा है कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा। कृषि वस्तुओं का राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए, न कि लोकल मार्केट। फिक्स, पशुओं के लेन देन को गणन। दायरे में ला। पशुओं का लेन देन, जैसे कृषि वस्तुओं का लेन देन के लिए मार्केटिंग रूल्स हैं, वैसे इनका भी होना चाहिए। सातवां लिखिए व्यापारियों के कमीशन और
मंडी प्रशासन के विपणन शुल्क की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर आदि। तो ये एक कहता है कि व्यापारी कितना कमीशन लेंगे, उनकी अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, मंडी प्रशासन विपणन शुल्क हद से हद कितना लेगा, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, फ्रूट्स में क्या हो, वेजिटेबल्स में क्या हो, अनाज में क्या हो, इस तरह के वो बनाता है। वो सीमाएं आपको लिखनी नहीं है, वो याद थोड़ी रहेगी, आप ये लिख दो कि उच्चतम सीमा निर्धारित करता है। तो इस तरह से ये APLM एक्ट केंद्र ने बना दिया है। दलवाई कमेटी को बोला था कि आप इसका प्रारूप बना दें, तो वो मॉडल पड़ा हुआ है। ये ध्यान रखिए कि संसद में पास नहीं होता है, एक मॉडल है, इसके आगे हमने मॉडल शब्द लगा रखा है, राइट। तो इस तरह से ये एक हुआ। और इसमें आखिरी टॉपिक हम लेंगे ई नैम का। तो अगला और आखिरी हेडिंग लगाएं ई नैम। इस बार के मेंस में भी आया था ना कि कृषि वस्तुओं की मार्केटिंग वगैरह में टेक्नोलॉजी, उत्पादन में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती, ई टेक्नोलॉजी। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार हिंदी में कहेंगे। तो प्रस्तावना में क्या बिंदु आने चाहिए, बस 2016 में शुरू कृषि मंत्रालय की एक परियोजना है ये। डिजिटल इंडिया, प्रोग्राम का एक भाग। ये बातें प्रस्तावना में आ जानी चाहिए, राइट। अब दूसरा क्या है, कार्यप्रणाली। ये किसानों, व्यापारियों, एक FPO होता है, मैंने लिखा था सहकारी कृषि पढ़ाते समय, FPOs APMC मंडियों को एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। पारदर्शी सूचनाओं के आधार पर किसान आदि
कृषि वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। तो एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ता है। फोन पे, कंप्यूटर पे, सब पे सूचनाएं आ जाती है, सब कुछ आपको दिखेगा कि किसी भी मंडी को क्लिक करोगे, उसमें जाके आपको पता लग जाएगा कितना माल आया है, कितना माल खरीदने वाले लोग हैं, क्या कीमत चल रही है, बोली लगा सकते हो, अपना माल सेल कर सकते हो। राइट, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन करके निम्न का प्रावधान करना पड़ता है। निम्न का प्रावधान, क्या चीज का प्रावधान? ई ट्रेडिंग को अनुमति, यानी कृषि वस्तुओं का ई ट्रेडिंग हो सकता है की अनुमति मिलनी चाहिए। एकल बिंदु विपणन शुल्क का आरोपण, तीसरा सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस, ये तीन चीजें अलाउ करनी पड़ती है। ई ट्रेडिंग को अनुमति देनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। एक माल जब बिकने के लिए आता है तो एक ही बार मार्केट फीस लगेगी, उसी माल का बार बार लेन देन होता है तो नहीं लगेगा। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ही माल का बार बार लेन देन होता है या एक मंडी से दूसरी मंडी में जाता है तो हर बार विपणन शुल्क लगता है, वो नहीं होना चाहिए। सिंगल पॉइंट होना चाहिए और एक व्यापारी एक ही लाइसेंस से काम कर सके, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या अपने स्टेट की कोई सी भी मंडी हो, एक ही लाइसेंस काफी होना चाहिए। अलग अलग मंडियों के लिए अलग अलग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। तो इस व्यवस्था से लाभ क्या है, मतलब संभावित लाभ क्या है? किसानों को उचित मूल्य, दूसरा कृषि वस्तुओं की बर्बादी कम होगी कि मंडियां आपस में जुड़ी रहेगी। कृषि वस्तुओं का राष्ट्रीय बाजार बनेगा। और चौथा, खाद्य प्रसंस्करण की जो कंपनियां होती है जो कि सप्लाई चेन में सुधार होगा। आपूर्ति चाहिए ना उनको, कच्चे माल क्यों मिल नहीं पाता है, ई नैम पे जाके वो ढूंढ सकते हैं, तो सप्लाई चेन में सुधार होगा। इस तरह से ये चैप्टर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का है, ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगली क्लास में मुलाकात करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।